हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, दिए गए चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, हमने क्या कहा? AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु P है जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात को समझिए, हमने क्या कहा? वैद्युत द्विध्रुव O के केंद्र से R दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु P है जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव AB एक सदिश राशि है, अतः वैद्युत द्विध्रुवागुण P को दो घटकों में बांटा जा सकता है। एक OP के क्षैतिज घटक वेक्टर P1 में और दूसरा OP के लंबवत घटक वेक्टर P2 में। तो अगर हम OP के अनुदिश घटक की बात करें तो यहाँ पे देखिए, शुरू से लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए, हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव P एक सदिश राशि है, अतः इसे दो घटकों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, OP के अनुदिश घटक जिसको हम बोलेंगे वेक्टर P1 बराबर आएगा P cos थीटा, और दूसरा OP के ऊर्ध्व घटक जिसको हम बोलेंगे वेक्टर P2 बराबर होगा P sin थीटा। ठीक है, इसमें देखिए OP के अनुदिश जो क्षैतिज घटक होगा उसको बोलेंगे वेक्टर P1 जो कि P cos थीटा के बराबर होगा, और OP के ऊर्ध्व जो घटक होगा वेक्टर P2 वह होगा P sin थीटा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कहेंगे अतः बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह त्रिज्य घटक ER और ऊर्ध्व घटक E थीटा के योग के बराबर होगा। हमने क्या कहा? बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह दो घटकों अर्थात अनुदिश घटक OP के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम बोलेंगे त्रिज्य घटक ER, और दूसरा होगा OP के लंबवत घटक जिसको हम बोलेंगे कोणीय घटक
E2 साइन थीटा के योग के बराबर होगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने क्या कहा, अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव गुण वेक्टर P दो घटकों में विभाजित हुआ है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इन दोनों घटकों के कारण भिन्न भिन्न होगी। सपोज करिए कि, जरा ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पर अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वह दो घटकों में बट जाएगा। पहला OP के अनुदिश त्रिज्य घटक यानी ER, और दूसरा होगा OP के लंबवत कोणीय घटक जिसको हम बोलेंगे E थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का त्रिज्य घटक E थीटा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, E थीटा बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p1 अपान r³। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह क्या होगा, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपान r³। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि अच्छी रेखा पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह E बराबर होता है K इंटू 2p अपान r³, जहां पर K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, चूंकि हमारा जो त्रिज्य घटक है वह अच्छी रेखा पर है, अतः इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p1 अपान r³। 2 इसलिए है क्योंकि ये OP के अनुदिश है, अर्थात अच्छी रेखा पर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 आया है। तो आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p1 का वैल्यू बताइए, p cos थीटा अपान r³, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे बिंदु, यहां पे छूट गया, बिंदु P पर रहेगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का कोणीय घटक, कोणीय घटक क्या होगा, देखिए ये OP है और यहां पर हम जो निकाल रहे हैं E2 अर्थात E थीटा जो निकलेगा, चूंकि यह इस अच्छी रेखा OP के लंबवत है, अर्थात यह निरक्षी रेखा के जैसा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये OP है तो अगर इसकी अनुदिश हम निकालेंगे तो ये तो हमारा त्रिज्यी हो जाएगा। ठीक है, परंतु बिंदु P के लंबवत घटक यानी कोणीय घटक की बात करेंगे तो यह तो निरक्षी रेखा पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा, OP की बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का जो कोणीय घटक होगा वह E थीटा है। E थीटा OP के लिए निरक्षी रेखा के जैसा होगा, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का जो कोणीय घटक होगा E थीटा, यहाँ पे ER रहेगा, माफ कीजिएगा, E थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, देखिए जो निरक्षी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह E बराबर KP अपान r³ होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P2 अपान r³।
जहां पर आप लोग क्या करेंगे, P2 का वैल्यू रख देंगे। तो P2 का वैल्यू कितना है, P2 बराबर है P साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा आर क्यूब, समीकरण नंबर 2। अतः हम कहेंगे वेक्टरों के सदिश नियम से इन दोनों का जो परिणामी होगा वह समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा दिखाया जाएगा जिसकी दिशा ER से फाई कोण पर स्थित होगी। तो यहां पे देखिए हम लिखेंगे परिणामी, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या निकलेगा डियर स्टूडेंट, ई बराबर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे कि दो वेक्टरों का जो परिणामी वेक्टर आर के द्वारा निरूपित करते हैं, वेक्टर आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसी प्रकार जब बिंदु P पर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए E बराबर मिल जाएगा हमें अंडर रूट ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। ठीक है, एक ही जगह पे कितना है, यहाँ A बराबर है ER और B बराबर है E थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एक की जगह पे ER का स्क्वायर प्लस B की जगह पे E थीटा का स्क्वायर यहाँ हो गया प्लस 2, एक की जगह पे कितना है ER, B की जगह पे कितना है E थीटा इंटू cos थीटा। क्योंकि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो थीटा बराबर कितने अंश हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा ER लंब है E थीटा पर, ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, अतः थीटा बराबर कितने अंश हो जाएगा यहाँ पर 90 अंश। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे देखिए E बराबर अंडर रूट ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। बाकी ये जो वैल्यू होगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे cos 90 अंश हो जाएगा, cos 90 अंश का वैल्यू 0, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0। आप देखना चाहें तो यहाँ पे लिखिए 2 ER हो जाएगा, ये E थीटा हो जाएगा इंटू 0 अंश हो जाएगा। तो जब इसका गुणा कर देंगे 2 में तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0। बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से ER और E थीटा का मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ER तथा E थीटा का मान रखने पर यहां डियर स्टूडेंट E बराबर हो जाएगा अंडर रूट ER का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p cos थीटा अपान r क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या आएगा डियर स्टूडेंट E थीटा का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p साइन थीटा अपान r क्यूब। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p साइन थीटा अपान r क्यूब, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं इन दोनों में क्या कॉमन है तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p अपान r क्यूब दोनों में कॉमन है। तो ये टर्म हम बाहर ले लेंगे डियर स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p अपान r क्यूब बाहर निकाल लिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, चूंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो जब हम बाहर लेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर बाहर आएगा। क्लियर है, तो यहाँ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान r क्यूब का होल स्क्वायर। अंदर कितना बचेगा देखिए, ये पूरा पद चला गया तो यहाँ पे बचा है 2 p चला गया cos थीटा का स्क्वायर
प्लस यहां से देखिए 1/4πε0 P अपान आर क्यूब, इतना तो बाहर निकल गया है, तो बचा क्या मेरा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे आगे बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, चलिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए ये पूरा पद कर्ली से बाहर आ जाएगा। ध्यान दीजिए 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर है, इसलिए ये कर्ली से बाहर निकल जाएगा। अंदर कितना बचेगा, देखिए 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए अब हम फाइनल लाइन लिखने जाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम E बराबर आएगा 1/4πε0 इंटू P अपान आर क्यूब। यहाँ पे देखिए अंदर कितना बचेगा, अंदर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 1 को हम आगे कर ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा अभिष्ट सूत्र प्राप्त हो गया, जिसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, अच्छी रेखा पर और निरक्षी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब हम अच्छी रेखा के लिए बात करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम स्थिति फर्स्ट अच्छी रेखा पर तो अगर अच्छी रेखा के लिए हम बात करेंगे तो ये जो ओपी है वह AB के अनुदिश हो जाएगा। तो यहां पे ये जो कोण होगा थीटा बराबर कितने अंश हो जाएगा, 0 अंश। तो अगर थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आएगा 1/4πε0 इंटू P अपान आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 0 अंश। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, जब ये 0 अंश रख देंगे तो ये cos 0 अंश का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ पे मिलेगा 3 + 1 4, फाइनली ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P अपान आर क्यूब। यहाँ पे देखिए 3 + 1 हो जाएगा 4, √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो फाइनली हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2P अपान आर क्यूब, जो कि वैद्युत त्रिध्रुव की अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्लियर है। अब देखिए स्थिति सेकंड की बात करेंगे। स्थिति सेकंड में क्या होगा डियर स्टूडेंट, स्थिति सेकंड में हम ऐसा मानेंगे कि बिंदु P AB पर लंब होगा, यानी हम विषुवतीय या निरक्षी रेखा के बारे में बात करेंगे। तो निरक्षी रेखा पर बिंदु P जो होगा वह AB से लंबवत होगा। इस दशा में थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे थीटा बराबर 90 अंश, तो E बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4πε0 P अपान आर क्यूब इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 90 अंश। डियर स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं cos 90 अंश का वैल्यू 0 होता है।
तो इस प्रकार ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर केवल √1 बचेगा, √1 का वैल्यू 1 आएगा। इसको आगे लिखेंगे तो निरक्षी रेखा पर हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वह E बराबर होगा 1/4πε0 इंटू P/R³। आप चाहें तो इंटू 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।